प्यारे बच्चों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आपके जीतू भी आप फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर के। और बात करें हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने टक्कर के बारे में बात की थी कि टक्कर क्या चीज होती है, टक्कर कितने प्रकार की होती है। और लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था, एक विमीय टक्कर जो हम पढ़ रहे थे, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, वो आज अपने को बात करनी है उसके बारे में। ठीक है, उसका डिटेल में डेरिवेशन देखेंगे और डेरिवेशन के बाद अपन उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले लेसन, पहले पीपीटी के साथ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी बॉल हैं। ये छोटी बॉल, ये बड़ी बॉल, छोटी बॉल बड़ी बॉल को जाके भिड़ देती है और भिड़ने के बाद वापस दोनों उसी दिशा के अंदर किसी ना किसी वेग से चलती रहती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सीधा सरल सा है। ठीक है, दो बॉलें अपन लेंगे और उसको आपस में टक्कर करवाएंगे, और टक्कर करवाएंगे ऐसी कि वो पूरी तरीके से कैसे है, प्रत्यास्थ रहे। ठीक है, पूरी तरीके से प्रत्यास्थ रहे, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन अपन करवाने वाले हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करवाने वाले हैं, वो भी बंडी के अंदर। ठीक है, यानी एक विमा के अंदर। चलिए, तो सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं सिंपल सा केस कि दो बोले हैं, दोनों का द्रव्यमान है m1 और m2, और पहली जो गेंद है वो u1 वेग से आगे बढ़ रही है और जो दूसरी बॉल है वो u2 वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है। अब पहली बॉल दूसरी बॉल का पीछा करते हुए बहुत तेजी से भागते हुए जब दूसरी बॉल पहली से तेज भागेगी, जब जाके उसको टक्कर मार पाएगी। तो कंडीशन एक है कि u1 का मान u2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर u1 का मान u2 से ज्यादा होगा तो वो जाकर के उसको कोलाइड कर देगी, जाके उसके ऊपर टक्कर मार देगी। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, अभी तक टक्कर हुई नहीं है, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट अपन को लेके चलना है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है भाई, यहाँ पे हमें पता है m1 द्रव्यमान से चल रही है, u1 वेग से चल रही है, m2 द्रव्यमान की u2 वेग से चल रही है। तो मैं क्या फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है कि उनके अंतिम वेग क्या होंगे, कि टकराने के बाद वो किस वेग से आगे की तरफ जा रही होंगी। हमें पता है कि दोनों सेम दिशा में जा रही है, u1 और u2 वेग से, लेकिन उनका मान क्या है, वो किस वेग से, क्या बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी। ये आज का हमारा मेन गोल है, इस u1 और u2 की वैल्यू निकालना, m1 u1 m2 u2 की फॉर्म में। ठीक है ना, ये हमारा गोल है आज का। ठीक है, तो आई होप गोल तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रारंभ के अंदर, प्रारंभ में इनका क्या संवेग होगा अपन देख लेते हैं। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे टक्कर से पूर्व, तो टक्कर से पूर्व जो इनका संवेग है, ठीक है, जो इनका संवेग है, कौन सा संवेग है, प्रारंभिक संवेग। तो टक्कर से पूर्व इनका जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या आएगा बेटा, जिसको अपन बोल रहे हैं पीआई बोल देते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या आएगा बेटा, इसका द्रव्यमान है m1, इसका संवेग है वेग है u1, तो m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है ना, ये हमारा प्रारंभिक संवेग आ गया। अच्छा, एक कंडीशन मैं आपको साफ बता दूं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा निकाय कैसा है, विलगित निकाय है, मतलब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, कोई घर्षण बल नहीं लग रहा। तो जो सरफेस पे चल रहे हैं ना, वो मस्त एकदम चिकनी सी है, यानी ये सतह घर्षणहीन है, ये सतह घर्षणहीन है, इस पे कोई भी घर्षण नहीं है। और हमारा पूरा का पूरा जो निकाय है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो आइसोलेटेड है, विलगित है, बाहर से कोई भी बल उसके ऊपर नहीं लग रहा। चीजें लगाएगी तो खुद पर ही एक दूसरे पे बल लगाएगी, बाहर से उनके ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा। ये कंडीशन अपने यहाँ पे मान के चलनी है। तो क्योंकि हमने बोला कि संवेग, प्रारंभिक संवेग अपन ने निकाल दिया, ऐसे ही इनकी कुछ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी होगी, तो अपन वो भी निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो देखो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक है तो इसको अपन बोल देते हैं के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो के ई आई, आई का मतलब होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक। तो देखो पहली वाली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है m1, वेग है u1, तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस
दूसरा है m2 u2 का स्क्वायर। तो हमें यहां पर इनका प्रारंभिक संवेग और हमारे पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनकी अपने को मिल गई, मतलब अपने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। अब जरा इनकी टक्कर करवा देते हैं। जब दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगी तो भिड़ने के बाद कुछ चिंगारियां निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोनों आपस में भिड़ी और भिड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ क्या बोलते हैं संवेग का और कुछ एनर्जी का आदान प्रदान हुआ। उसने उसको थोड़ा कुछ दिया, उससे थोड़ा कुछ लिया। तो लेने देने के बाद ये दोनों गेंदें एक ही दिशा में u1 और u2 वेग से चल रही हैं। वैसे ये वो केस है जो जनरली देखने को नहीं मिलता। बॉल को अब अगर अपन ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे टकरा के आएगी, तो मानने वाली बात होती है। लेकिन यार सर ये तो बहुत अजीब सी बात है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में टकराने के बाद भी जा रही है। तो ये आसान केस होता है, इसलिए अपन लेके चलते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हो, बट उसमें एक समस्या है। अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपने ऐसा माना कि दो बॉलें ऐसे चल रही, मान लो आपकी इच्छा करी नहीं सर हमको ऐसे नहीं करना है, डेरिवेशन ऐसे करना है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको इसका वेग माइनस लेना पड़ेगा। फिर जब टक्कर खा के दूर जाएंगी तो फिर एक और प्रॉब्लम कि वापस अब इसका वेग माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दिशा को नेगेटिव मान रहे अपन, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 10 प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएगी। फिर वो माइनस के साइन का ध्यान रखो, प्लस के साइन का ध्यान रखो, आधा दिमाग तो वैसे खराब। इसीलिए सिंपलिसिटी के लिए जब भी अपन डेरिवेशन करते हैं इस तरीके का, हम मान के चलते हैं कि प्रारंभ में वो इसी दिशा में चल रही थी और टकराने के बाद भी वो इसी दिशा में चल रही है। किस वेग से चल रही है, v1 और v2, जो हमें पता नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल हैं, दो अज्ञात हमारे पास चर हैं, तो दो समीकरणें चाहिए होंगी। तो एक समीकरण कहां से आएगी, एक समीकरण आएगी संवेग संरक्षण से, और दूसरी समीकरण कहां से आएगी, हमारी गतिज ऊर्जा के संरक्षण से, वो भी निकालते। तो देखो टकराने के बाद चलो मस्त ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो हमारा जो अंतिम संवेग है, जो हमारा अंतिम संवेग है, ये अंतिम संवेग क्या आएगा भाई, पहली जो हमारी बॉल है, अच्छा अंतिम है तो उसको अपन बोल देते हैं पीएफ। पीएफ का मतलब, अरे वो पीएफ कटने वाला पीएफ नहीं, पीएफ का मतलब फाइनल मोमेंटम। तो पीएफ कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है ना, ये हमारा अंतिम संवेग है। ऐसे ही इसकी कुछ अंतिम गतिज ऊर्जा भी होगी, तो ये हमारे पास होगी अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, के फाइनल, क्या बोलते हैं इसको अपन, तो ये काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो भी कौन सी, फाइनल। तो लिखेंगे अपन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कैसे लिखी, गतिज ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मूला, m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी, हाफ mv स्क्वायर, m1v1 स्क्वायर। m2 द्रव्यमान की वस्तु है, v2 वेग से चल रही है, गतिज ऊर्जा हाफ m2v2 स्क्वायर। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। अब लगाते हैं अपन संवेग संरक्षण का और आपके गतिज ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियम से देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, जो प्रारंभिक संवेग रहा था वो अंतिम संवेग के बराबर होगा, जो प्रारंभिक संवेग रहा था वो अंतिम संवेग के बराबर होगा, ये तो बोलता है। तो देखो प्रारंभिक संवेग क्या है, वो है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। बस थोड़ा सा अपने को इधर उधर चेंज वेंज करना पड़ेगा, मतलब m1 को एक तरफ लेके आएंगे और m2 को एक तरफ लेके जाएंगे, बस इतना सा करना है, ठीक है, ताकि हमारी बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इन भाई साहब को इधर ले आते हैं और इन भाई साहब को इधर ले आते हैं। अब ये भाई साहब तो अपनी जगह ही है और ये भाई साहब जो है यहाँ पे आके माइनस में हो जाएंगे, तो ये हम m1 v1 कर देते हैं बराबर, ये भाई साहब वहां पे नेगेटिव में थे, सॉरी प्लस में थे, तो उसको प्लस में छोड़ दो। ये भाई साहब जब यहां से वहां पे जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, m2 u2। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब इस समीकरण में से यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 कॉमन आ रहा है, पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब कम से कम आ तो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो हम m1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा u1
माइनस V1 और यहाँ पे M2 लिया तो V2 माइनस U2। ये हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करा मैंने। एक संरक्षण लगाया, M1 को एक तरफ इकट्ठा करा, M2 को एक तरफ इकट्ठा करा, इनमें से M1 बाहर लिया और उनमें से M2 को सब बाहर खींच लिया। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे किया है। तो इसके बाद देखो कि अब हम करेंगे हमारी गतिज ऊर्जा का संरक्षण। तो अब हम करेंगे, लिखेंगे हम गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। ठीक है भाई, तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण देखो क्या है भाई। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण से हम बोलेंगे कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर कर देते हैं हम दोनों को। ठीक है, सिंपल। इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, अंतिम माइनस प्रारंभिक माइनस बराबर अंतिम, माइनस नहीं बराबर, भावनाओं में बह जाते हैं। तो देखो प्रारंभिक कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सेम कहानी। देखो बहुत सिंपल सी चीजें, दो ही मेन चीजें इसमें, एक ये इक्वेशन संवेग संरक्षण से और एक ये इक्वेशन गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। बस इन दोनों को एनी हाउ सॉल्व करके V1 और V2 निकालना, बस ये हमारा मोटिव है, अपने को जो बिल्कुल दिमाग में फिट रखना। तो ये निकल गया तो हमारा काम आधा वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हाफ 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 हाफ, सब जगह हाफ है, कॉमन लेके मार दो एक दूसरे से। देखो यहाँ पे हाफ कॉमन लिया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो देखो ये मार डाला, अल्लाह मार डाला, हाफ ने हाफ को मार डाला। ठीक है, अब जो बचा वही जो पहले करा था। ये m1 को अपन ले आते इधर और ये m2 को ले जाते इधर। ठीक है ना, zigzag ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो तो ये हो गया हमारे पास m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। देखो u वाली टर्म आ गई इसलिए माइनस हो गई, यहाँ पे v वाली टर्म यहाँ पे आई इसलिए माइनस हो गई। सेम प्रोसेस जैसे पहले किया था। m1 यहां से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और वहां पे m2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले ही आपको अच्छे से आगाह कर दूं, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत काम का है, वो अपने को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा उसकी, डोंट वरी, घबराओ मत। तो देखो अब समस्या ये है कि इस समीकरण पे पहुंचे और यहाँ पे इस समीकरण पे पहुंचे, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, देखना अभी दिखेगा। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें दिख रहा है यार कि ये तो यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की गारंटी आ रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है कि भाई इस एक के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर माइनस हो रहा है। और हमने पढ़ा है क्या भाई कि एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। ये हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, तो बस इसका भी यूज कर लेते हैं। एक बार इसको जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं। ऐसे ही वहां पे m2 बाहर लिया अपन ने, एक बार इसको जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं। अभी कुछ दिख रहा है? अब देखो ये वाली इक्वेशन और पीछे जो बना के आए हो ये वाली इक्वेशन दिखा कुछ, m1 u1 v1 m2 v2 u2 m1 u1 v1 m2 v2 u2। तो मतलब इसको मानो समीकरण नंबर 2 और दोनों को कर दो डिवाइड, तो चीजें कैंसिल, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दो, कहानी खत्म। तो देखो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे
समीकरण 2 को डिवाइड करना है 1 से। ठीक है, समीकरण 2 को डिवाइड करा अपन ने 1 से, तो अपन समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे आ जाएगा, चलो m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन देखो m1 u1 v1 m1 u1 माइनस v1। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है हमारे पास m2 v2 u2 v2 प्लस u2 और ये v2 माइनस u2 अपॉन 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 क्या अपॉन ये m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2। तो देखो हो गया तुम्हारा काम। फिर वापस मार डाला वाला गाना गाना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं, इसने इसको मार डाला, इसने इसको मार डाला, इसने इसको मार डाला, इसने इसको मार डाला। ठीक है, तो मारने के बाद हमें बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ये हमारे पास आया है रिजल्ट। पर समस्या ये है कि मुझे तो v1 और v2 चाहिए, तो अभी भी मुझे काम तो करना पड़ेगा। लंबी चौड़ी डेरिवेशन है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अननोन क्या है, क्या नहीं पता, v1 और v2। क्या नहीं पता, v1 v2। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिसे नहीं पता है वो लिख देता हूं यहाँ पे। पता है, क्या पता है हमें? हमें पता है m1 के बारे में, हमें पता है m2 के बारे में, हमें पता है u1 के बारे में, हमें पता है u2 के बारे में। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? नहीं पता है तो v1 और v2, ये बेचारे रोने धोने, इन्हीं को निकालना है। ये हमारा मेन टारगेट है। तो इस टारगेट पे चलते हुए हम इस रिलेशन तक पहुंचे। हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम, या तो v1 का या तो v2 का मान, किसी भी एक का मान निकाल के इस वाली समीकरण में डालना। ये बहुत आसान सी समीकरण है, इसलिए डाल फर्स्ट में भी सकते हैं और सेकंड में भी, लेकिन फर्स्ट ज्यादा इजी दिख रही है। देखो ना कितनी आसान सी मस्त दिख रही है। तो किसी भी एक का मान निकाल के इसमें अपन डाल देंगे। तो मान लो मैंने v2 का मान निकाला, या चलो v1 का निकाला, जिसका दिल करे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो v1 का मान चाहिए मेरे को, तो ये वहां पे जाएंगे भाई साहब, तो हो जाएगा u2 प्लस v2, ये हमारा u1। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखना है। दो समीकरण है हमारे पास, या तो ये वाली, ये रही एक बड़ी लंबी चौड़ी, या तो ये वाली। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं तो आपको याद रहे, दिखेगा ये रही, या तो इस वाली में, ठीक है, या तो फिर इस वाली में, ये रही नीचे। अब मेरे को ये ज्यादा आसान सी दिख रही है, लग रहा है मुझे आसानी से चीजें हो जाएगी इसमें, तो अपन ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, इस वाली में मान रखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर, मैं लिख देता हूं समीकरण वापस, लिख रहा हूं बस, है ना। u1 माइनस v1 बराबर v2 माइनस u2। बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, v2 माइनस u2, ठीक है, सही है, सही लिखे मैंने, ठीक है। बस अब मान डाल दो इसमें। तो देखो क्या आ रहा है, m1 एज इट इज, u1 एज इट इज, v1 का मान रखा है, तो ये देखो v1 पूरा ब्रैकेट में डालना है, ऐसा नहीं आप एज इट इज छाप दो, क्योंकि साइन भी है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने v1 का मान रख दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं करा, बाकी सबको एज इट इज चलने दो मस्त। m1 v2 माइनस u2। अब चाहिए अपने को v2, तो v2 इसमें भी आ रहा है और v2 इसमें भी आ रहा है, तो बस निकाल के एक तरफ डाल दो, आसान। देखो उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 u1 माइनस u2 माइनस v2 प्लस u1, अंदर के साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी एज इट इज अभी लिख देते हैं। चलो चलते हैं, फिर करेंगे आगे। तो देखो u1 प्लस u2, u1 प्लस u1 दो बार आया, तो 2u1 माइनस u2 माइनस का v2, और ये क्या हमारे पास m1 के बराबर, m1 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, बराबर है ना। आप स्टेप स्किप कर सकते हो ना, जरूरी नहीं मैं एक स्टेप कर रहा हूं आप भी एक स्टेप करो, ऐसा जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। स्टेप रिड्यूस होते हैं, कर दो,
कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो m1 u1 2 टाइम्स माइनस का m1 u2 माइनस का m1 v2 बराबर m2 v2 और माइनस का m2 u2। अब क्या करना है, बहुत आसान चीज, m2 को एक जगह कर, सॉरी v2 को एक जगह कर करना है क्योंकि v2 निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करा अपन ने। तो v2 का यहां से देखो, ये v2 इसमें आ रहा है, इसको उठा के वहां पे लेके जाओ, इसको उठा के यहां पे लेके आओ। देखो ये भाई साहब जाएंगे इधर, ये भाई साहब आएंगे इधर, ऐसा करते ही मेरी नई समीकरण क्या बनी, 2m1 u1 के साथ तो कुछ नहीं हो पाया, माइनस का m1 u2 के साथ भी कुछ नहीं हो पाया, ये भाई साहब उठ के यहाँ पे आ गए। तो देखो क्या है हमारे पास, प्लस का m2 u2, ये यहाँ पे है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो m2 v2 प्लस m1 v2। ठीक है ना, ये है सारी कहानी हमारी, ये है हमारी अपन तक जहां तक पहुंचे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, और ये लगा देते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, चलो तो आई होप ये कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। अब चाहिए v1 सॉरी v2, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, पहले ही बता रहा हूं, घबराना मत। तो देखो इन दोनों में देखो कुछ दिख रहा है, m1 प्लस m2 कॉमन आ रहा है, सॉरी v2 कॉमन आ रहा है। ऐसे इन दोनों भाई बंधुओं में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है u2, इसके साथ बेचारे के साथ कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है। तो देखो यहां पे हमारे पास है 2m1 u1 माइनस, अच्छा इन दोनों में थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं u2 कॉमन लेता हूं, मैं क्या कॉमन लेता हूं, u2, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, क्योंकि m1 नेगेटिव है और m2 पॉजिटिव। तो अगर मैंने u2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा m2 माइनस m1। ठीक है, और हमने मान के चले थे ना पहली वाली बहुत बड़ी मोटी, देखो मैंने ऑब्जर्व करो थोड़ा सा बड़ी बनाई थी, मोटी बनाई थी, क्यों, ताकि थोड़ा फील आ जाए आपको। आ भी रहा है m2 माइनस m1, और यहाँ पे दोनों में से v2 कॉमन ले लो, तो m2 प्लस m1। ठीक है, और इसके साथ क्या रहा हमारे पास v2। अब क्या चाहिए अपने को v2, तो भाई साहब इस m1 m2 m1 को नीचे ले आओ, m2 m1 को नीचे, तो 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ये हमारा v2 आ गया। आप चाहो तो स्प्लिट करके लिख लो, अलग अलग करके 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास मान v2 का। बहुत ही मेहनत के बाद, बड़ी मतलब परिश्रम के बाद हम इस तक पहुंचे हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने v2 का मान क्या कर लिया, निकाल लिया। अब अपने को चाहिए किसका मान, v1 का। तो v1 का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ तो उसको इतनी भयानक इक्वेशन में रखें v2 के मान को, जो बहुत ही खतरनाक लग रही है। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, याद करने का भी तरीका आसान है और बहुत ईजी भी है। देखो अगर हम v1 लिख रहे हैं ना, तो v1 में देखो क्या आएगा, यहाँ पे m1 u1 आया ना, यहाँ पे क्या आएगा m2 u2, और यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2। इन शॉर्ट सेकेंड वाले के लिए u1 को u2 से रिप्लेस करो और m1 को m2 से, बस इतना सा याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी एक याद कर लो, कोई भी एक फॉर्मूला, मैं नहीं कह रहा हूँ ये ऊपर वाला है नीचे वाला, बस रिप्लेसमेंट कर दो। तो देखो m1 m2 की जगह, सॉरी m1 u1 की जगह m2 u2, बाकी इनको चेंज करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं, प्लस u2 की जगह क्या लिखना अपने को, u1 यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास एक और फॉर्मूला। ठीक है, अब डायरेक्टली बुक में फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। वैसे तो ढूंढने पे भगवान मिल जाते, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मिलेगा। काफी शॉर्ट में उसने स्टेप्स निपटा करके ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी नहीं लिखे, क्वेश्चन दिया हुआ है पर डायरेक्टली नहीं लिखे। पर आपको ये चीज आनी चाहिए
कि 1D मोशन में हम किस तरीके से वेग ज्ञात करते हैं। फॉर्मूले का लर्न करने का तरीका बता देता हूं। देखो पहले तो v2 निकालना अपने को, v2 से सिंपल से याद रखा हूं, v2 अगर यहाँ पे 2 लिखा है ना तो अपने को m1 u1 लिखना है। क्या नीचे तो हमेशा m1 प्लस m2 आएगा, ऊपर की बता रहा हूं v2 लिखा है ना तो m1 u1, 2 लिखा है तो अपने को स्टार्ट किससे करना है 1 से, तो 1 2। अगर यहाँ पे 1 और 2 आ गया तो अगर यहाँ पे हमारे पास u1 आ गया तो यहाँ u2 आएगा, और अगर यहाँ पे m1 पहले आए तो यहाँ पे m2 पहले आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे v2 था ना तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे m1 u1, अगर यहाँ पे u1 आ गया तो यहाँ पे u2 आएगा, और यहाँ पे m1 आया तो यहाँ पे पहले m2 आएगा। तो थोड़ा सा एक दिमाग में क्लियर आइडिया हो जाएगा। देखो जैसे v2 निकालना है तो m1 u1, दूसरी बार में क्या आएगा, अब u1 आ चुका तो अब कौन आएगा u2, और m1 आ चुका तो पहले कौन आएगा m2, तो m2 माइनस m1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और v1 में उल्टा ही हो गया। देखो फिर v1 बोल रहे हो ना तो अब m1 m2 u2, अब u2 आ गया तो यहाँ पे u1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास m2 आ गया तो यहाँ पे m1 आएगा, सिंपल। बाकी यहाँ पे 2 लगाना है और पूरे के डिवाइड में m1 प्लस m2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़ ली। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, यहाँ समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, स्पेशल केसेस। देखो पहला स्पेशल केस क्या है, मान लेते हैं कि दोनों जो है वो समान द्रव्यमान की है। दोनों कैसी है, समान द्रव्यमान की, यानी m1 और m2 दोनों सेम मास के हैं, समान द्रव्यमान के। तो m1 और m2 के आपस में बराबर है, और उसको मान लेते हैं किसके बराबर है, m के। मान लिया, ध्यान से देखना, मैं v2 लिख रहा हूं। v2 में मैंने क्या लिखा था 2, तो लगा नहीं था m1 u1, देखो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2 तो आना ही है, प्लस यहाँ पे u1 आया ना तो अगली बार क्या आएगा u2। ठीक है, यहाँ पे m1 आया ना तो यहाँ पे क्या आएगा m2 माइनस फिर m1 लिखो, 1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब इसके अंदर ही कंडीशन डाल दो। अगर ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन का हम यहाँ यूज करते हैं, केस 1 बोल देते हैं इसको, तो अगर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v2 बराबर 2 mu m1 u1, ठीक है, अपॉन m प्लस m प्लस, ये तो गया, ये तो 12 के भाव में गया क्योंकि m माइनस m 0 हो गया, और नीचे भी m प्लस m। देखो इसका तो कुछ रहा नहीं बेचारे का, ये तो चला गया है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो वो तो चला गया। और यहाँ पे 2m v1 सॉरी u1, और ये 2m, m और m क्या हो गया 2m, तो ये 2 से 2 मरा और m से m मर गया। तो रिजल्ट क्या आया कि v2 का मान जो है वो u1 के बराबर है। ऐसे ही जब आप v1 की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान से सुनो भाई, काम तो हमारी फर्स्ट टर्म ही है, तो जैसे आप इसके अंदर भी निकालोगे तो काम की टर्म कौन सी है u2। सॉल्व करने के बाद आप पाओगे कि इसका मान u2 के बराबर है। यानी अगर दो समान द्रव्यमान की गेंदें एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन करती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटीज यानी वेग आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। उसने अपना वेग उसको दे दिया और इसने अपना वेग उसको दे दिया, या ज्यादा स्पीड से आ रही थी तो टकराने के बाद ही कम स्पीड से जाएगी, और ये कम स्पीड से आ रही थी तो ज्यादा स्पीड से चली जाएगी। देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब। मान लो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई एक 10 मीटर प्रति सेकंड की बॉल है और ये 20 मीटर प्रति सेकंड की बॉल है। उसने बोला ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। बोले दोनों का द्रव्यमान सेम। बोले भी ये भी मान लो 50 ग्राम की बॉल है, ये भी 50 ग्राम की बॉल है। बोले पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो इनके अंतिम वेग क्या होंगे। अब बोलोगे याद थोड़ी ना रखना है, बताया हुआ है, ये अपना वेग इसको देगा, ये अपना वेग इसको देगा। तो अपनी 10 की स्पीड इसने इसको ट्रांसफर कर दी और इसने अपनी 20 की स्पीड इसको ट्रांसफर कर दी विद डायरेक्शन, दिशा के साथ, है ना, जैसे हवा के साथ चल, है ना, उगाना है तो ये दिशा के साथ साथ चलेंगे। तो अब जब इसने इसको अपना वेग ट्रांसफर करा तो अब ये वाली बॉल इधर जाएगी 20 के वेग से, और ये वाली बॉल इधर जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे हो जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो उससे इस तरीके के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली फ्लो में बन जाएंगे। तो आई होप ये चीज सबको, ये एग्जाम्पल सबको थोड़ा सा दिमाग में घुस गया होगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये आपको
घुस गया होगा दिमाग में, एकदम फिट हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे केसेस हैं। केसेस क्या है कि भाई है ना, मान लेते हैं कि पहली वस्तु दूसरे से बहुत बड़ी है, यानी दूसरा केस, केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं अपन, है ना, डब्बे वब्बे में डाल देते हैं। तो केस 1 और एक केस 2, ये कचरा नहीं है, एक एग्जाम्पल है ना। बच्चे बोलते हैं सर जो नहीं नोट करने का वो बता दिया करो, तो बेटा एग्जाम्पल है, साइड में लिख लेना। केस नंबर 2 क्या है कि M1 जो है वो M2 से बहुत बड़ा है। मान लो एक जो ट्रक वाला है वो साइकिल वाले को टक्कर मार दे, तो ट्रक तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल का, बहुत हैवी है ना, बहुत द्रव्यमान वाला, और साइकिल वाला छोटू सा चुच्चू सा है ना, एकदम जाके उसे टकरा जाए, तो आपको पता है क्या होगा, ये अपना सारा का सारा मोमेंटम उस छोटी वाली वस्तु को ट्रांसफर कर देगा और वो उड़ती हुई दूसरी तरफ जाएगी, उड़ती हुई दूसरी तरफ जाएगी, हमें पता है। इस रिजल्ट को प्रूफ करके बताते हैं। देखो, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है, तो उस केस में देखो, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है तो उस केस में हम इस वाली टर्म को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम इस टर्म को कंसिडर करेंगे, हम लिखेंगे V2 बराबर, सबसे पहले तो M1 बहुत बड़ा है तो M2 को निगलेक्ट कर दो, हटा दो, जहां जहां M2 को हटा दो, तो इसमें M2 हट गया, M2 का नाश हो गया, तो सत्यानाश हो गया इसका, तो M1 एज इट इज, और नीचे भी हमारे पास सिर्फ M1 बचा। तो मान लो जैसे ये हमारा ट्रक 1000 किलो का है और साइकिल कोई मुश्किल से मान लो 2 3 4 5 किलो की मान लो, तो कहाँ 1000 या कहाँ क्या बोलते 10,000 किलो का ट्रक, और कहाँ वो 1 2 क्या बोलते 5 किलो की साइकिल, कुछ भी वो नहीं है। तो इसलिए हम उस वाले पार्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो M2 को फेंक दो दूर, तो ये M1 जहां जहां M2 है ना सब जगह से हटा दो, प्लस U2 यहां से भी हटा दो, सिर्फ क्या लिखा अपन ने M1, और नीचे भी से भी हटा दो, सिर्फ क्या बचा M1। ध्यान से सुनना, अब M1 से M1 मरो, M1 से M1 मरो, क्या मिला हमें 2U1 माइनस U2, 2U1 माइनस U2। अगर ऐसा है, अगर M1 M2 से बड़ा है तो ये वेग आ जाएंगे उनके, ठीक है ना, ये उनके वेग हमारे पास आ जाएंगे जो आपको सामने दिख रहे हैं। तो ये तो अपन ने V2 निकाल लिया, अब V1 देख लेते हैं। तो देखो V1 क्या होगा हमारे पास, तो देखो V1 क्या था हमारे पास, V1 था 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये 2 है, प्लस यहाँ पे U2 आया था, यहाँ पे U1, M1 आया था यहाँ पे M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि M1 M2 से बहुत 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 बड़ा है। जहां जहां, जैसे मैंने आपको बोला, जहां जहां M1 लिखा है उसको छोड़ दो, जहां जहां पे M1 लिखा है उसको एज इट इज छोड़ दो, और जहां जहां पे M2 लिखा है उसको 0 मान लो। देखो 0 मानते ही थम तो गई, M2 तो बहुत छोटा है, तो M2 को अब 0 मान लो, तो M2 गया, उड़ गया, इस वाली टर्म में से हट गया, क्योंकि M2 बहुत छोटा है, तो ये टर्म 0 हो गई। ये एरो बना के 0 का मतलब हुआ कि टर्म वैनिश हो गई, हट गई, यहाँ से एलिमिनेट हो गई। और V1 का मान किसकी को ला रहा, देखो ये हो गया हमारे पास U1, जैसा मैंने आपको बोला सिर्फ M1 बचा, और नीचे भी हमारे पास M1 बचा, ठीक है, ये कट गया। देखो जो हमारा V1 है उसका वेग U1 के इक्वल आया, जो हमारा V1 का वेग है वो किसके इक्वल आ रहा है, U1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी पहले वाली वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी वाली वस्तु का वेग देखो आप, दूसरी वाली वस्तु का वेग 2 टाइम्स ऑफ U1, यानी पहले वाली वस्तु के दुगने में से हम दूसरी वाली वस्तु का वेग वो कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रक अगर साइकिल से जाके टकराएगा तो ट्रक के वेग पे कौन सा फर्क पड़ना है, वो तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, वो तो बोल रहा है मैं तो जिस स्पीड से चल रहा था मैं तो अभी भी उसी स्पीड से चलूंगा, ये लो हो गया मेरा काम। तो और जो साइकिल वाला है वो बेचारा उड़ जाएगा, वो बेचारा उड़ के दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखो मान लो ये आपका ट्रक है, थोड़ा फील करवाता हूं, ये बहुत बड़ा सारा ट्रक है, मस्त है ना ये ट्रक, और ये मस्त साइकिल वाला। फिर बच्चे बोलेंगे सर आपकी ड्राइंग क्या बात है, थैंक यू सो मच, मेरी ड्राइंग मुझे पता है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, पैडल सैडल है, ठीक है, और ये चेन चेन है जो भी होती है, ठीक है। तो ये मस्त साइकिल वाला चला रहा है ना। तो अब क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है, मान लो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो ये बोलेगा बेटा टकरा जा मेरे से, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे पे भिड़ा तो
तो भिड़ने के बाद ये साइकिल वाला उड़ जाएगा, ऐसे उड़ के दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे समझो आप कि इसके वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका वेग तो उतना ही है, वही तो हम बोल रहे हैं कि m1 के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरे वाले का वेग है वो 2 टाइम्स ऑफ u1, यानी पहले वाले के वेग में से का जो डबल है उसमें से माइनस कर रहे हो अब दूसरे वाले के वेग में को, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वेग आएगा वो u1 के डायरेक्शन में आएगा, तो आप उसी की डायरेक्शन में उड़ जाओगे। u1 की डायरेक्शन का यही तो थी, तो आप उसी की डायरेक्शन में उड़ के चले जाओगे। ठीक है, आई होप थोड़ा फीलिंग तो आ गई होगी। ऐसे तीसरा केस में हम ले सकते हैं कि जो m2 है ना वो m1 से बड़ा है। तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, आपको सेम तरीके से करना है। तीसरा केस हो सकता है कि m2 जो m1 से बड़ा है, m2 m1 से बड़ा है, तो रिजल्ट वैसे आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस केस में दूसरे, मान लो ट्रक इस तरह से आ रहा है, मान लो दूसरी वस्तु ट्रक है, तो उस केस में हमारा जो v2 है इस बार वो u2 के इक्वल आ जाएगा। और बाकी जैसे आपने यहाँ पे v2 की वैल्यू निकाली तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कंक्लूजन से, वो कंक्लूजन में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप खुद निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो केस नंबर 3, अगर m2 जो है वो m1 से बहुत बड़ा है, इसका यूज करके एक तो v2 का मान u2 के बराबर आ जाएगा, पहली चीज। और जो v1 का मान है, जो v1 का मान है, ऐसे इसमें था ना 2 टाइम्स ऑफ u1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1। ठीक है, ठीक है, हमने दूसरे को बढ़ाना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हमने। ओके, आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। एक चीज और बहुत अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, केस नंबर 4, बहुत मजेदार है वो। तो केस नंबर 4, मान लो दूसरी वस्तु रुकी हुई है, मान लो दूसरी वस्तु रुकी हुई है, मान लो u2 0 है। फिर अगर u2 0 है और u1 का मान u के बराबर है, लास्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। तो u2 जब रुका हुआ है, मस्त एक जना खड़ा है और दूसरा जाके उससे टकरा जाता है, तो आप लोगों ने क्या नोटिस करोगे कि दूसरा वाला रुक जाएगा और पहला वाला चलने लग जाएगा। कंडीशन एक और बता देता हूं, कंडीशन ये कि m1 और m2 दोनों ही बराबर है, दोनों का द्रव्यमान समान है। तो मैंने अभी पढ़ाया था ना क्या, कि अगर द्रव्यमान समान होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो अगर आपकी कोई u वेग से गतिशील वस्तु एक रुकी हुई वस्तु के पास में आएगी, तो टकराने के बाद ये जो पहली वाली वस्तु है ये तो रुक जाएगी, और जो दूसरी वाली वस्तु है वो इसके वेग से चलने लग जाएगी। अगर इसका वेग u था तो इसका भी अंतिम वेग u हो जाएगा, ये रुक जाएगी, चलने लग जाएगी। एनसीईआरटी में बड़ा ही प्यारा प्रश्न है इस पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला भाई ये पेंडुलम, बोले बॉल पड़ी है, यहाँ पे से कोण दे दिया उन्होंने 30 डिग्री का, फर्जी बात है, कोई मतलब नहीं इस कोण का, कोई लेना नहीं है, फालतू की बात दे रखी है। उन्होंने बोला कि भाई एक पेंडुलम है, पेंडुलम पे बॉल लटका दी, बोले नीचे एक बॉल पड़ी है, दोनों का द्रव्यमान सेम है, बोलो दोनों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है। बताओ टक्कर के बाद आपका ये जो पेंडुलम का धागा है ना, वो क्षैतिज के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनाएगा, बोले बताओ। फालतू बात, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये गति कर रहा है, तो ये अपनी सारी की सारी वेलोसिटीज को ट्रांसफर कर देगा और ये अपनी सारी की सारी वेलोसिटीज को ट्रांसफर कर देगा, यानी ये अपना वेग इसको और ये अपना वेग इसको ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये इससे टकराएगा और टक्कर प्रत्यास्थ है, तो उस केस में ये भाई साहब टकराने के बाद ये तो आगे चलते जाएंगे, ये लुढ़क लेंगे आगे, और ये भाई साहब बिल्कुल स्थिर रह जाएंगे। मतलब ये क्षेत्र ऊर्ध्वाधर के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, बाकी ये 30 डिग्री लेंथ फैंथ ये सब फालतू की बातें दे रखी है उसमें, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के टाइप के बोल देगा ऐसे कि भाई क्या वेग है, तो आप खूब कैलकुलेशन करके निकाले जा रहे हो, ये धागे की लंबाई, ये कोण, ये सही, ये वैसे, कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक था। अगर पहली वस्तु रुकी हुई है, दूसरी चल रही है, अपना वेग अब ट्रांसफर कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे ही कंक्लूजन अपन यहाँ पे निकाल दिया। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल इसके छोड़े हैं आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल डाले थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि लेसन बड़ा लंबा हो रहा है, तो हम ये न्यूमेरिकल जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इस क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर से करना,
और हमारी जो ऐप है लर्न एंड शेयर, उस पर हमारा जो कोर्स है वो आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आप संडे जो रेगुलर क्लासेस आप लोगों की होती है उसमें आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो आपकी क्वेरी हो वो आप दूर कर सकते हो। और साथ के साथ हम उसमें एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, जेईई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, जो भी क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन के, वो सब के सब क्वेश्चन उसमें आपके पास एक जगह, पर्टिकुलर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।